हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यूजीसी एनटीए नेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि हम लोग दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते हैं। तो धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं 27 दिसंबर 2021 के पेपर में, और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरा वीडियो जो है देखने की कोशिश करिएगा। थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए बोरियत हो सकती है, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर 2021 का शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। जैसा कि हमेशा से कहता आया हूँ, ये जो भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं ये मेमोरी लेवल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं उसी के आधार पर ये वीडियो मैंने बनाया है। तो देखते हैं फटाफट क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 27 दिसंबर 2021 के दोनों शिफ्टों में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये दूसरी बार पूछा गया है क्वेश्चन, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो देखिए, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज इन्फेंट मैथेमोग्लोबिनीमिया, है ना। मैथेमोग्लोबिनीमिया ये इसका दूसरा नाम है। ब्लू बेबी सिंड्रोम को हम लोग इन्फेंट मैथेमोग्लोबिनीमिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है, इट इज़ अ कंडीशन वेयर्स अ बेबी स्किन टर्न्स ब्लू। इसमें होता क्या है, जो बेबी होता है, इन्फेंट होता है, उसकी जो स्किन होती है ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये होता क्यों है आखिर। दिस अकर्स ड्यू टू अ डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बेबीज ब्लड। यानी कि जब बेबी के ब्लड में हीमोग्लोबिन की उचित मात्रा नहीं पहुंचती है या उचित मात्रा नहीं उपलब्ध होती है, तो ये हो सकता है या हो जाता है। हीमोग्लोबिन करता क्या है, इट इज़ अ ब्लड प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैरी करना, इधर से उधर ले जाना, और क्या, एंड डिलीवरिंग टू द डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज़। व्हेन द ब्लड इज अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, द बेबी टर्न्स ब्लू। यानी कि जब ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाता है बेबी के, तो उसका जो कलर होता है स्किन का ब्लू कलर में कन्वर्ट होने लगता है, जिसे हम लोग श्यानोटिक भी बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या है देखिए, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम इज वाटर कंटामिनेटेड विद नाइट्रेज। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मैं बता रहा हूँ कि आगे ये पूछा जा सकता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण से होता है। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है वाटर कंटामिनेटेड विद नाइट्रेट्स, यानी कि वाटर में जब नाइट्रेट्स की मात्रा जो है डिसबैलेंस होती है तो जो है ये रोग होने के चांसेस हो जाते हैं। आफ्टर अ बेबी ड्रिंक्स फार्मूला मेड विद नाइट्रेट रिच वाटर, द बॉडी कन्वर्ट्स द नाइट्रेट्स इनटू नाइट्राइट्स। ठीक है, यानी कि जब मदर इनटेक करती है नाइट्रेट्स को, तो नाइट्रेट्स जो है कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट्स में, और दिस नाइट्राइट्स बाइंड टू द हीमोग्लोबिन इन द बॉडी फॉर्मिंग मैथोमोग्लोबिन विच इज अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, मोस्टली ये होता किसको है, इन्फेंट यंगर देन 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं वो हायर रिस्क पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था अबाउट आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग, कि आर्टिकल 21A, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता पाए बच्चे क्या पूछा गया था, लेकिन आर्टिकल 21A से रिलेटेड था, तो इसको मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। देखिए क्या है आर्टिकल 21A। द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2022 इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि सबसे पहले आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा और किस वर्ष जो है ऐड किया गया था। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट ईयर है 2002 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इसमें क्या बात कही गई है, प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज अ फंडामेंटल राइट इन सच अ मैनर एज द स्टेट में बाई लॉ डिटरमाइन। यानी कि आर्टिकल 21A बात करता है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष का बच्चा, उसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और राइट
ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 विच रिप्रेजेंट्स द कॉन्सिक्वेंशियल लेजिस्लेशन इनवाइसेड अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, यानी कि एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी इन अ फॉर्मल स्कूल। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21A है जो कि सीधी सी भाषा में, सिंपल सी भाषा में ये कहता है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पाने का अधिकार है और ये उसका फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉप रैंकिंग कंट्री। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये इस बार पूछा गया था वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से कि जो टॉप रैंकिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किस कंट्री की है, माफ़ कीजिएगा। तो सबसे नंबर 1 कंट्री पर जो है रैंक 1 जो है फिनलैंड का है, स्कोर है 85.9। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो फिनलैंड की रैंकिंग है वो रैंक 1 है, यानी टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है एसडीजी इंडेक्स में, फिनलैंड, जिसका स्कोर है 85.9। आगे अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे है स्वीडन, थर्ड है डेनमार्क, फोर्थ है जर्मनी और फिफ्थ है बेल्जियम। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है आपका आता है 120 प्लेस पर। ये देखिए ये रिपोर्ट है 2021 की लेटेस्ट रिपोर्ट है एसडीजी इंडेक्स की। इंडिया का जो प्लेस है 120वीं रैंक है इंडिया की, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंडिया की जो रैंक है आउट ऑफ 165 दैट इज़ 120। ठीक है, एसडीजी इंडेक्स स्कोर कितना है 60.1 है। ठीक है, और स्पिल ओवर स्कोर है 98.9। तो ये याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या ये मैंने बता रखा है, इस पर अपना वीडियो भी मैंने बना रखा है बाकायदा। इसमें टोटल कितने लक्ष्य को रखा गया है, 17 लक्ष्यों को रखा गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ सामने है, इसे आप देख सकते हैं। और एसडीजी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसे पढ़ते रहिए, हमेशा इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछा गया था, मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप का है। पहला टर्म है 2z, फिर है 4x, 6v, 8t। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो इसमें जो ट्रिक अप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी, इसमें 2z का जो प्लेस नंबरिंग है 26 होता है अल्फ़ाबेट में। देखिए आपने पढ़ा होगा इजोटी नहीं पढ़ा है या पहली बार सुन रहे हैं तो इसको पढ़ लीजिए। जो टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं कितने होते हैं 26 होते हैं। उसमें से ये जो इजोटी है, इजोटी का मतलब होता है ई है 5वें नंबर पे, यानी ए बी सी डी ई, यानी 1 2 3 4 5। ई का प्लेस है 5वां, इसी तरीके से जे का प्लेस है 10, ओ का है 15, टी का है 20 और वाई का है 25। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको काउंटिंग में आसानी हो और थोड़ा सा समझ में आ जाए अच्छे से। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, अगर हम 2z को ऐड करेंगे यानी 2 नंबर और z का जो रैंक है, यानी z क्या है सबसे लास्ट लेटर होता है और उसकी जो प्लेस वैल्यू पोजीशन है 26, तो 2 + 26 दैट इज़ 28। इसी तरीके से 4x की बात करें तो 4 + x किस नंबर पे आता है, तो देखिए x से पहले y से पहले आता है y से पहले आता है x, यानी कि y की पोजीशन है 25, तो x की कितनी हो गई 24, तो डेट इज़ 28 फिर से, यानी 24 + 4 8 हो गया। अब 6v की बात करें तो 6 + v यानी कि t के बाद uv, यानी t का प्लेस है 20 और 20 में 2 जोड़ा 22, यानी 22 + 6 दैट इज़ अगेन 28। फिर आया 8t। अब 8t की बात करें तो 8 का प्लेस है आपका 8 और t का प्लेस है देखिए यहाँ पर 20, तो 28 + 20 दैट इज़ अगेन 28, यानी हर बार जो सम आ रहा है 28 28 28 28 आ रहा है। यानी नेक्स्ट टर्म ऐसा क्या होना चाहिए, और यहाँ पर ये देखिए 2 then 4 then 6 then 8, यानी ये डिफरेंस चल रहा +2 का डिफरेंस चल रहा, यानी नेक्स्ट टर्म यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट टर्म यहाँ पर होना चाहिए 10। ठीक है, नेक्स्ट टर्म यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आपका होगा 10 और 10 के साथ जो होगा, यानी कि 10 में कितना ऐड करें कि 28 होगा, तो 18 ऐड होना चाहिए। और 18th प्लेस पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो देखिए ओ है 15 प्लेस पे और ओ के बाद आपका आता है P Q
आर, यानी कि 15 के बाद P है 16, Q है 17 और R है 18। तो 18 + 10 कितना हो गया? 18 + 10 आपका हो गया 18 + 10 दैट इज़ 28, यानी ये फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ पर R आएगा, यानी 10R ऑप्शन में होना चाहिए। राइट आंसर क्या होना चाहिए? 10R राइट आंसर होगा। यानी नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म होगा आपका 10R। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका? 10R होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन देखिए एक तरीके का जो स्टेटमेंट होता है उसके फॉर्म्स है। स्टेटमेंट के जो है 4 फॉर्म्स हैं, आपने सुना होगा। जो 4 फॉर्म्स कौन कौन से हैं? A, E, I, O। ए क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई यूनिवर्सल नेगेटिव, आई यूनिवर्सल पार्शियल अफर्मेटिव और O पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम वीडियो फिर से काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ केवल मैंने ये चार्ट बनाकर दिखा दिया है, चार्ट यहाँ पर है और प्रॉपर्टी दिखा दी है। तो देखिए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में क्या होता है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये शो कर रहा है। ये मान लीजिए आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है। तो आई और ई हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, ए और ओ हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे आपस में, यहाँ पर ये शो कर रहा है। और ए और ई हमेशा कॉन्ट्रेरी होते हैं अगर इन दोनों दो स्टेटमेंट होते हैं आपस में। आई और ओ हमेशा सब कॉन्ट्रेरी होते हैं और ए और आई आपस में सब अल्टर्न होते हैं और इसी तरीके से ई और ओ भी सब अल्टर्न होते हैं। एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या है कि अगर वन स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड डेफिनेटली 100% फॉल्स होगा। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है? इट इज़ ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल के बीच में ऑलवेज यूनिवर्सल होता है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। यानी कि कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है? दोनों स्टेटमेंट एक ही समय में ट्रू नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सब कॉन्ट्रेरी की बात करें, अपोजिट टू कॉन्ट्रेरी, ये कॉन्ट्रेरी का अपोजिट होता है, यानी ये जस्ट अपोजिट। बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। और सब अल्टरनेशन का मतलब क्या है? इफ़ यूनिवर्सल इज ट्रू देन पर्टिकुलर विल बी ट्रू डेफिनेटली, यानी कि सब अल्टरनेशन का मतलब क्या है? अगर यूनिवर्सल यानी ए ट्रू है तो आई डेफिनेटली ट्रू होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर ए फॉल्स है तो आई जो है वो जो है डाउटफुल होगा। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था व्हाट इज IoT। IoT का हो सकता है फुल फॉर्म पूछा गया हो। तो IoT क्या है? IoT का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स आखिर होता क्या है? अब जो फ्यूचर जनरेशन है वो बहुत ही अपडेट हो चुकी है, आने वाला समय बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है। तो देखिए क्या है? द इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर एम्बेडेड विद सेंसर्स, processing abilities, software and other technologies that connect and exchange data with other device and system over the internet or other communication networks। यानी कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जब पूरी तरीके से अप्लाई हो जाएगा वर्ल्ड लेवल पे तो हमें एक भी काम यानी कि ह्यूमन से इंटरेक्शन और ह्यूमन का कंप्यूटर से इंटरेक्शन लगभग ना के बराबर हो जाएगा। सारी चीज़ें जो हैं ओनली कमांड बेसिस पे बैठे बैठे होंगी। आपके सारी डिवाइसेस, सारे गैजेट, वर्ल्ड की सारी डिवाइसेस, सारे गैजेट जो हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाएंगे और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएंगी, एकदम समझिए रोबोटिक्स। तो देखिए इसमें क्या है? द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइस, मैकेनिकल एंड डिजिटल मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? द एबिलिटी टू ट्रांसफर डेटा ओवर अ नेटवर्क विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन। यानी कि डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा उसमें ना तो ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हिंदी में भी मैंने दे रखा है ताकि हिंदी वालों को भी समझ में आ जाए। तो ये देखिए क्या है? सरल सेंसर से लेकर स्मार्टफोन और धारणी उपकरणों से मिलकर बना है, जैसा कि इंग्लिश में लिखा था। इसमें क्या है? दूसरों के साथ संचार करने के बाद बंद निजी इंटरनेट कनेक्शन पर उपकरणों की अनुमति देता है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उन नेटवर्कों को एक साथ लाता है। आगे अगर हम बात करें, सामान्य रूप से इंटरनेट का एक नेटवर्क है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डेटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम हैं।
यानी इंटरकनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इसके मुख्यतः दो भाग हैं, इंटरनेट या कनेक्टिविटी का आधार होता है, और थिंग, इसके अंतर्गत वस्तुएं या उपकरण आते हैं। देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ही हुआ, थिंग्स का मतलब वस्तुओं को, इंटरनेट का मतलब इंटरनेट से जोड़ना, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, तो बात करें मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉडेम होता क्या है, इसका फंक्शन देख लेते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अ मॉडेम इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एंड डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। मतलब मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और डिजिटल को वापस एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एनालॉग सिग्नल है, ये डिजिटल है। मॉडेम क्या है, दो टाइप का है, इथरनेट और LWN। आगे देखिए क्या है, शॉर्ट्स फॉर मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। अ मॉडेम इज अ डिवाइस और प्रोग्राम दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन और केबल लाइन्स, ठीक है। तो ये है मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कंप्यूटर मेमोरी मैचिंग टाइप से क्वेश्चन था, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया था क्योंकि मैचिंग करनी थी, तो मैंने जनरल टर्म में इसमें कंप्यूटर मेमोरी को डिस्कस कर लिया है। कंप्यूटर मेमोरी जो है आपकी दो टाइप की, इंटरनल या मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, दूसरा एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में रोम कैसी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम कैसी है, वोलेटाइल मेमोरी है। रैम आगे चल के दो टाइप का, SRAM और DRAM, यानी स्टैटिक और डायनेमिक। DRAM फिर से तीन टाइप का, HDRAM, RDRAM, DDR RAM। फिर DDR HDRAM फिर से चार टाइप का, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। इस तरह सेकेंडरी मेमोरी में HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD कॉम्पैक्ट डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव। तो ये मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड, ये भी मैचिंग वाला था, कूट से संबंधित था, और इस पे जोर दिया गया था। दरअसल B.Ed 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की बात के लिए बात से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पर मैंने जनरल टर्म में पूरी चीज़ें दे दी हैं, केवल इसका मेन चीज़ हम लोग देखते हैं। जैसा कि पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था कल वाले में, 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसमें ये घोषणा है कि 2030 तक 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेट लाना है, ठीक है। आगे अगर बात की जाए तो जो आपका वर्तमान नीति जो है कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने बनाई है, ठीक है। साथ ही साथ GDP के 6% खर्च करने की बात की गई है यहाँ पर। और नया बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा स्कूल का, 5+3+3+4, जो कि 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है, ठीक है। पहले 5 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज, फिर 3 वर्ष प्रिपरेटरी, 3 वर्ष बाकी के उच्च प्राथमिक और 4 वर्ष माध्यमिक, तो ये है। उसके बाद अगर हम बात करें HHRO द्वारा नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। आगे क्या है देखिए, भाषाई विविधता की बात भी की गई है, शारीरिक शिक्षा की बात भी की गई है, तो बहुत सी चीज़ें इसमें है। सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस करना जो है नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर पूरा इमेज यहाँ पर डाल दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आखिर है क्या। और इसका जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पे भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से ये PDF पूरी डाउनलोड करके देख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पूरे की फैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का था, 2 टीचर्स कन्वर्सेशन टू ईच अदर इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यानी 2 शिक्षक अपने लेवल पे आपस में बात कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होगा। तो ये देखिए एग्जाम्पल होगा, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होगा। अगर ऑप्शन में ये होगा तो ये सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता क्या है, सेम लेवल के लोगों के साथ होता है। यानी जब टीचर से आपस में बात करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, जब एम्प्लॉय अपने बॉस से बात करेगा तो ये अपवर्ड हो गया या वर्टिकल कह सकते हैं, जब बॉस अपने एम्प्लॉय से बात करेगा तो ये डाउनवर्ड हो गया। तो इस तरीके से क्या है, कई टाइप हैं कम्युनिकेशन के, लेकिन यहाँ पर क्या है, व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु आर वर्किंग एट सेम लेवल्स इट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यानी 2 टीचर आपस में बात कर रहे हैं तो वो सेम लेवल पे वर्क कर रहे हैं, दोनों टीचर हैं,
बस कोई दूसरे सब्जेक्ट का होगा, कोई दूसरे सब्जेक्ट का, तो वो जब आपस में बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होगा। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस मोस्टली ड्यूरिंग अ कमिटी मीटिंग ऑन कॉन्फ्रेंस, है ना। अधिकतर ये मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सच कम्युनिकेशन इज टू इस्टेब्लिश इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डाल दिया है। तो कितने टाइप्स है देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, नॉन वर्बल, वर्बल, ओरल, रिटन कम्युनिकेशन। तो ये इसके टाइप्स हैं, इसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल रखा है। आगे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ दिस शुड नॉट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन परफॉर्म होने के लिए किन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो देखिए, नॉइस को तो अवॉइड करना ही करना चाहिए, सेमेंटिक प्रॉब्लम्स और रॉन्ग एज्यूम्शंस, ये सारे को अवॉइड करना चाहिए। केवल किसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, प्लानिंग को। क्यों? क्योंकि जब आप वेल प्लान नहीं होंगे तो आप राइट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो क्या है, लैक ऑफ प्लानिंग मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देयर आर इनमरेबल एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु वुड गिव एन इल प्लान्ड लॉन्ग वाइडिंग लेक्चर वाइल अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन विथ टेबल्स और ग्राफ्स वुड बी सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रयोगशाला में किस चीज़ का अभाव होता है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है या जो लेबोरेटरी होती है उसमें किस चीज़ का अभाव होता है लेबोरेटरी में। तो इसके ऑप्शन तो नहीं आते, इसलिए मैंने इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आपके सामने रख दिया है। तो ऑप्शंस पता नहीं थे, तो इसको जनरल टर्म में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ अभाव की बात हो रही, तो पहले हम यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, पार्टिसिपेंट्स अवेयर ऑफ एक्सपेरिमेंट में चेंज बिहेवियर, यानी कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको पता होता है क्या एक्सपेरिमेंट होना है, तो उनका बिहेवियर जो होता है आर्टिफिशियल बिहेवियर हो जाता है, यानी उनका जो नेचुरल बिहेवियर है वो डेविएट हो जाता है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हो जाता है। तो इससे क्या है, लो रिलायबिलिज्म, यानी कि इसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, रिलायबिलिटी कम हो जाती है, तो इस चीज़ का अभाव है। सबसे पहले यहाँ से क्या निकल के आया, विश्वसनीयता कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मे हैव लो इकोलॉजिकल वैलिडिटी, डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज टू अदर सिचुएशन, जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी इकोलॉजिकल वैलिडिटी भी कम हो जाती है। अगला है एक्सपेरिमेंटर इफेक्ट्स, बायस व्हेन एक्सपेरिमेंटर एक्सपेक्टेशन अफेक्ट बिहेवियर, बायसिंग आ जाती है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। एडवांटेजेस की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे पढ़ लिए होंगे अब तक। ठीक है, एनेबल यूज टू कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, ठीक है, ईजियर टू कॉमेंट ऑन कॉज एंड इफेक्ट, रिलेटिवली ईजी टू रिप्लिकेट, तो इसके एडवांटेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, संप्रेषण में संवाद संग्रह करने में अवरोध है। ऑप्शन था मानसिक, ज्ञान, शिक्षा, आय। तो क्या होगा ऑप्शन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे क्या है देखिए, अगर हम बैरियर्स की बात करें तो व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जर्व्ड इन द डायलॉग। तो दीज इंक्लूड्स, कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं, फिल्टरिंग, सेलेक्टिव परसेप्शन, यानी कि अगर हम सही से परसीव ना करें, प्रशिक्षण ना करें, अगर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए या इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, सामूहिक रूप से कनेक्शन टूट जाए, तो जो है लैक ऑफ सोर्स ऑफ फैमिलियरिटी, क्रेडिबिलिटी, वर्क प्लेस गॉसिप, सेमेंटिक्स, जेंडर डिफरेंसेस, डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एंड बाइज्ड लैंग्वेज, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं संवाद संग्रह करने में अवरोध का काम करती हैं। तो मेरे हिसाब से मानसिक, ज्ञान, शिक्षा, ये सारी चीज़ें, जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि अवरोध हैं, तो अवरोध में अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता था, इसलिए मैंने केवल जनरल टर्म में इसको डिस्कस कर लिया है कि ये सारी चीज़ों में अटेंशन अगर ज़रा सा भी आपका डिसबैलेंस होगा तो ये अवरोध का काम करेंगे। ठीक है, बाकी अगर ऑप्शंस किसी को याद हो क्या थे एग्जैक्ट तो डिस्कस करिएगा ताकि सभी बच्चों को क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था बच्चे नहीं बता पाए, फिर भी मैंने जनरल टर्म में इसको कंपैरेटिवली डिस्कस कर लिया है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दोनों को लेकर। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है देखिए, सिंपल सा समझिए, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन, यानी कि सब्जेक्ट्स का, सैम्पल्स का जो है, सैम्पल्स के चुने जाने की जो प्रायिकता होती है बराबर बराबर होती है, यानी चुने और ना चुने जाने की जो प्रायिकता होती है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन फॉर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है,
जिसमें क्या है, इट इज़ नॉट नोन दैट विच इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन विल बी सेलेक्टेड, यानी कि इक्वल चांस नहीं होता है, बाइसिंग इसमें होती है। ठीक है, इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन फिक्स्ड एंड नोन होती है, इसमें नॉट स्पेसिफाइड और अननोन होती है। रिसर्च कैसा है, कॉन्क्लूसिव है, रिजल्ट अनबायस्ड, मेथड ऑब्जेक्टिव है, इन्फरेंस स्टेटिस्टिकल है, हाइपोथेसिस टेस्टेड है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात थी, मैंने वो यहाँ पर डिस्कस की। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपके सामने दिख ही रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक कक्षा में किसी विद्यार्थी को ऊपर से 45 में से 18वां स्थान मिला, तो बताइए कि उसका स्थान अंत से कितना होगा। यानी कि टोटल क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी स्टूडेंट की जो रैंकिंग है टॉप लेवल से 18th रैंक है, तो लास्ट से उसकी रैंकिंग कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए, ये जो फार्मूला है इसका, ये फार्मूला होता है निकालने का, जब किसी व्यक्ति का ऊपर से स्थान पूछा जाए तो व्यक्तियों की कुल संख्या में से उस व्यक्ति के नीचे से स्थान को घटा देते हैं और +1 ऐड कर देते हैं, तो ऊपर से स्थान आ जाता है। नीचे से स्थान की बात करें तो कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उस व्यक्ति का ऊपर से स्थान +1, यानी कि हमसे यही पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या है 45 और उसकी ऊपर से पोजीशन है 18th और +1, यानी 45 में 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप 17, यानी ये 27 आपका आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है +1 ऐड होगा तो ये 28 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 27, 10, 37 और 8। ठीक है, तो ये आपका 28, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 28th प्लेस उसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, अरेंज द ऑर्डर ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ये पूछा गया था। तो देखिए, रिसर्च प्रोसेस के जो ऑर्डर हैं या सीक्वेंसिंग है, इसको पूछा गया था, अरेंज करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड बुक जो है जॉन डब्ल्यू बेस्ट की बुक से इस एग्जाम्पल को लिया है, ताकि स्टेप्स आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी स्टेप्स बनाने को तो कई स्टेप्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, रिसर्च प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बाद सबसे पहले आपको क्या है, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी एन आइडिया एज टू प्रोबेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, एन इंटेलिजेंट गेस और हंच। थर्ड स्टेप क्या है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। फोर्थ है फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन्स, और फिफ्थ है लास्ट स्टेज, वेरिफिकेशन, रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस बाय द टेस्ट ऑफ इट्स कंसिक्वेंस इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन। अगर जनरल टर्म में बात करें तो बहुत सी जगह आपको ये स्टेप्स दिख जाएंगे। तो मैंने क्या बताया कि मैंने स्टैंडर्ड बुक से लिया है, तो 5 स्टेप्स दिखा रहा है, बाकी आप स्टेप्स चाहे जितने बना लें, यानी फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ROL, फार्मुलेट हाइपोथेसिस, ऑपरेशनल वेरिएबल्स, कलेक्ट डेटा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा गया था इंटरनेशनल लिटरेसी डे से रिलेटेड क्वेश्चन था, कब मनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर सारी डेज़ को डिस्कस कर लिया है। जैसे टीचर डे हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे, जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो पूछा गया था 8 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, है ना, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी इन लाइफ। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बर्थडे के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिवस पर। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसे अरेंज करना था। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, रिवाइज्ड वाला था या ऐसे वाला था, बच्चों ने बताया नहीं बता पाए। तो यहाँ मैंने दोनों डिस्कस कर लिया है। तो जो सीक्वेंसिंग है, अगर पुरानी वाले की बात करें तो ये सीक्वेंसिंग है, पहले नॉलेज है, फिर कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन, यानी ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सबसे पहले वाली है। और उसके बाद जब अपडेट हुई थी 2000 के आसपास, तो नई थी। इसमें क्या था, सारी चीज़ें वर्ब फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में, वर्ब में कन्वर्ट हो गई थी। और फर्स्ट स्टेज था लोअर लेवल, रिमेंबर, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाई, फिर एनालिसिस, फिर इवेल्युएट और क्रिएट। ठीक है, यानी कि टॉप 2 जो थे बदल गए थे, एनालिसिस के बाद इवेल्युएट और क्रिएट आ गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था हाइपोथेसिस से रिलेटेड। हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पर जनरल टर्म में मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट और एन एज्यूम्पशन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी कि ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में, या एक कह लीजिए ये हंच है, या एक कह लीजिए अंदाज़ा लगाते हैं या पूर्व कथन करते हैं। किसी भी समस्या के समाधान का पूर्व कथन करना ही हाइपोथेसिस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मैचिंग ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स। इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स आए थे, ऑप्शंस एग्जैक्ट तो याद नहीं, फिर भी मैंने जनरल टर्म में इसको डिस्कस किया है। यहाँ पर प्रोटोकॉल्स दे रखे थे, इधर दे रखा था किससे रिलेटेड है। तो देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। नगोया प्रोटोकॉल जो है प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। और कार्टेजना प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से रिलेटेड है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के बीच में जो डिफरेंस है मेजर, मैंने इसको भी डिस्कस किया था, कल ही के वीडियो में डिस्कस किया था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें तो DI जो है बच्चे बता रहे थे वही 3:2 का रेशियो, 3 इजी 2 टफ। RC इसी तरीके का। RC कुछ चाइल्ड सेक्सुअल बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ इंटरेस्ट एवरेज से क्वेश्चन आए थे, फैलिसिस क्वेश्चन पूछे गए थे और बोर्ड के क्वेश्चन आए थे, 9 वाला क्वेश्चन आया था। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा था। तो अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट एंड एजुकेशन 2 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ ये